जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Hima, sir. तारड़ साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हुए हैं और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं, पूरा जो वेस्टर्न apparatus किस तरह ग्रो कर रहा है। एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक़्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। तारड़ साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आज़ादी ली थी और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फ़र्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, जब ये जुनून होता है, कौमों के अंदर कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक़्त जो है, वहाँ भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सिन का जो क्राइसिस है, वो है। और दूसरा महँगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स, और ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करते हैं, तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक़्त मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहाँ उनकी जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया, उसको देखें आप। और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक़्त, और दूसरी चीज़ें जब देखते हैं तो उसमें नज़र आता है मोटिवेशन। दे आर चार्ज्ड। इस वक़्त मोदी साहब ने ये ज़रूर किया है कि वहाँ लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उसपे। और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है। अफसोस के साथ आप खैर कह रहे हैं हमारा डीएनए तो सेम है। आप उनकी बात करते हैं, वो तो 1947 से हमसे अलग हुए। चाइना हमसे बाद आजाद हुआ है, और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, आप देखें तो बांग्लादेश को देखें, वो तो 73 में 70s में हमसे हटा है, वो आगे जा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है अफगानिस्तान भी आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात हैं, करेंसी आपकी उनसे बेहतर है। लेकिन ये कि हमारा जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी जिस तरह आईएमएफ की किस्त पिछले दिनों आई है और जिस तरीके से सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है, हमारा माइंडसेट जो है वो लेकर भागना हमारा माइंडसेट है। हमने भी तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की, दुबई में की है। हमने तरक्की बहुत की है और लंदन में की है। हमने तरक्की बहुत की है, टोरंटो अमेरिका में की है, टोरंटो में की है। आप आके इनके अपने सियासतदानों के, आपके रूलिंग एलीट के घर देखें, ब्यूरोक्रेट्स के घर देखें आके यहाँ पे, तो एकड़ों पर है उनके। और जिस तरह सारा पैसा, मैं कई दफा कह चुका हूं कि स्विस बैंकों में, भारत आपसे साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन स्विस बैंकों में पाकिस्तानी, वहां आपने बहुत तरक्की की है। तो आप तरक्की में पीछे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहे, आप बाहर कर रहे हैं। और आप इंडिविजुअली ड्रिवन हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड है, मी माई सेल्फ एंड माइन। हम उससे आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। ये जो अभी भी आपको आईएमएफ की किस्त आई है, ये भी वहां से इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगी। जो सैलाब के अब पैसे आ रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। गरीब का बच्चा अपनी जंग खुद लड़ेगा। आप अपने पैसे लेकर लंदन दुबई भाग जाएंगे, जो इस वक्त रूलिंग एलीट है। पाकिस्तान में पैसे लाना कभी भी मुश्किल नहीं रहा, उसको असल जगह पर लगाना मसला रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो किस्म की करप्शन है, दो किस्म के गुनाह है, दो किस्म की अच्छाइयां हैं। एक पार्टी जो मर्जी करे उनका गुनाह गुनाह नहीं है, दूसरी पार्टी ना भी करे तो वो गुनाह है, क्योंकि आपके इस वक्त आंखें आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं। आप अपनी डायरेक्शन का तयन कर चुके हैं, जिसकी मुझे नजर आती है दैट इज इन अफगानिस्तान। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो इंडिया इस वक़्त जैसे हम बात कर रहे हैं कि बर्तानिया को क्रॉस कर गया है
और 2022 में आज इमरान खान ने एक नई बात कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी यूथ को एजुकेट करना चाहता हूँ जहाद के बारे में, कि करें। और उन्होंने कहा है जहाद का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को जो है ना वो उड़ा दें। तार साहब, जितना वल्नरेबल पाकिस्तान का मुआशरा है, क्या इमरान खान की इतनी कैपेसिटी है? और जो हमने ये 20 साल जहाद की वजह से अपना मुल्क जो है वो तोड़वा दिया है, यहाँ पे हम जहादियों से लड़ते रहे हैं। और आज साबिक वजीर आजम, जिसकी अभी भी 2 सूबों में और आजाद कश्मीर में और गिलगित में जो हुकूमत है, वो पाकिस्तान की 65% यूथ को ये कह रहा है, आओ तुम्हें मैं जहाद के बारे में बताऊं, जहाद क्या है। ये हमारी प्रायोरिटीज क्या है? इंडिया में तो यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, ये हमें आज जहाद की बताने की बातें कर रहे हैं। ये इमरान खान क्या प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं हमारी? हाँ साहब, माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है पाकिस्तान के अंदर उसी माइंडसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खान साहब। मैंने आपको बताया था निकोलो मैकियावेली के ये मुरीद हैं, उनकी फिलॉसफी पे चलते हैं। वो भी फियर ओवर लव के वो मानते थे, और ही इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो मैकियावेली थे। तो खान साहब दर हकीकत जियाउल हक ने जो इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान में जिहाद पे, उसको कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब सूबा सराज में 9 सालों से बैठे हैं। वहां पे ड्रोन अटैक हुए थे, अमेरिका के खिलाफ एक सेंटीमेंट था, उसको भी उन्होंने कैच कराया है। खान साहब सिर्फ इस्लामाबाद हासिल करना चाहते हैं। उससे उन्हें ये भूल चुके हैं कि उसको हासिल करने के बाद उसको चलाएंगे किस तरह। आप देखें जिस तरीके से इस वक्त आज मैं आपको बताऊंगा, जलसे आज जनूबी पंजाब में गए हैं खान साहब। खान साहब ने सैलाब के ऊपर खड़े होकर भी नारे मरवा लिए वहां पे। खान साहब ने वहां पे फलाही इकट्ठ नहीं किया, वहां पे भी आज जाके मजहबी और सियासी टच उन्होंने दिया वहां जाके। मैं यहाँ पे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि जिस तरीके से पंजाब में, गुजरात में अगले दिन जलसा जलसा हुआ, और हमारे वहां के फरमा रवा जो है वड़ाई साहब, जो परवेज लाई साहब, उन्होंने एक सड़क को 8 घंटों में, जो मैं बड़े सालों से, हमारा पुराना डिस्ट्रिक्ट गुजरात था, मैं उसी सड़कों पे धक्के खाता रहा हूं, और मुझे पता ये चला कि एक दिन के अंदर उस सड़क को तामीर कराया गया। और माइंड सेट इस पार्टी का देखें, जो स्टेज लगाया गया उस पे प्राइम मिनिस्टर की चेयर रखी गई, और उस पे चेयर पे बैठे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो एक पार्टी बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड हो, फिक्शन में हो, जिहाद की तरफ डायरेक्शन हो। आप अगले दिन इन्होंने बनीगाला में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें ये नहीं दरस दिया कि जाके पढ़ो, टेक्नोलॉजी देखो, पाकिस्तान की तकदीर किस तरह बदलनी है। खान साहब ने कहा घरों में जाओ, तबलीग करो। हाँ साहब, अब मेरी अपील होगी आपसे कि अपने बच्चे क्यों नहीं बुलाते यहाँ आप इस जिहाद के लिए? आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते इस तबलीग के लिए? आप दूसरों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं अपनी हुकूमत हासिल करने के लिए? इक़्तिदार की हवस की एक हद होती है। मैं समझता हूँ वी आर टचिंग द डेप्थ ऑफ इट। मैं बड़े अरसे से कहता हूं कि हम पस्तियों को टच कर चुके हैं, अब इसके बाद हमें रिवाइव करना होगा, ऊपर आना आना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है पस्ती वो आ ही नहीं रही है जिसकी वो खान साहब की तस्वीर जो ड्रा कर रहे हैं, कि मेरे पास ना कोई डॉलर कंट्रोल में है, ना किसी पार्टी के पास रोड मैप है। ताली आपके सारे इंस्टीट्यूशन इस वक्त इस तरह से ताले लग चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस की आंखों पे पट्टियां बन चुकी हैं। मैं मेरी समझ से बाहर है चीजें, हाउ आपकी जुडिशरी किस तरह बिहेव कर रही है, आपकी आपकी हुकूमत किस तरह, हुकूमत तो खैर मैं समझता हूँ नॉन एग्जिस्टिंग है, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह टुकड़े करना चाहे थे उस तरह तो कर चुके हैं। अब आपके जो चीफ मिनिस्टर वो इस्लामाबाद को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, और खान साहब अपनी कुर्सी के ऊपर अभी पीएम लिखकर बैठे हैं, साथ एक्स का वर्ड नहीं था। खान साहब अपने नजर में अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं। जब भी वो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जब भी वो करते हैं पीछे पाकिस्तान का झंडा लगाकर वो बिहेव करते हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर। आई हैव नो क्लू व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ दिस पार्टी, और डायरेक्शन इनकी क्या है, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। और जो भी चीजें ये मैं देखता हूं, और जब मैं कंपेयर करता हूं, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा आज तवज्जो दिलवाई है, खासकर भारत की ग्रोथ के ऊपर। मेरी ख्वाहिश होगी खान साहब, आप डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी से आप बड़े इंप्रेस हैं, तो आप इसकी भी पोजीशन देखें ना, कि वो इंडिया भारत जो है वो बर्तानिया को क्रॉस कर चुका है। आपके पास कोई रोड मैप मौजूद है? ये किसी के पास मौजूद है? शहबाज शरीफ साहब के पास, फजलुर रहमान साहब के पास, जरदारी साहब के पास, सिवाय चोरी डाकू के दूसरों की चोरियां हैं। तो खान साहब आपके अपने जो हीरो के जो सेट लिए थे आपने मलक रियाज से, वो चोरी नहीं है। मेरी समझ से बाहर है। खान साहब ने अगले दिन ऐलान कह दिया है
कि किसी कीमती चीज की बात करो, हीरे तो बहुत छोटे हैं, तो नहीं लेने देना भाई। घड़ियां क्यों बेचेंगे आपने? घड़ियां सस्ती थी, अगर इतना आपको आपकी चीजें आपके पास बहुत ज्यादा थी, यू आर लार्जर देन पाकिस्तान, सो रिच, यू तोशा खाना के केस से घबराते क्यों फिर रहे हैं? फिर आप फॉरेन फंडिंग है, आप उससे भी घबराते फिर रहे हैं। बार बार आपने खान साहब ने अपनी पिछले 3-4 दिनों से जहां भी बैठते थे, हर चीज को फॉरेन फंडिंग, ये देखो फॉरेन फंडिंग है। अगले दिन मैं तो बल्कि चीमा साहब सख्त अफसोस हुआ है कि इन्होंने बड़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के, उसको कहते हैं ये पालतू है किसी का। फिर खान साहब और 70 साल का ये बाबा जी हैं, और लोगों के सामने अभी खड़े होकर फजलुर रहमान सस्ता हो गया है, अभी उसको हमजा शरीफ जो इनके बच्चों की जितनी उम्र का है उसको कुकड़ी कुकड़ी कह रहे होते। 70 साल का बंदा है जिसके अंदर मॉरल्स ही नहीं है। मैं अपने बच्चों को नहीं अलाउ करूंगा इस तरह के नाम किसी और के रखने, लेकिन खान साहब अपनी कौम के बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि नाम कभी मरियम नवाज के लिए नाजेबा इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, हाथ में तस्बीह है, लेकिन इस तरह इस्लाम की यह तबलीग होती है कि लोगों के नाम इस तरह बिगाड़ के लाख हजारों लोगों के लाखों के सामने इस तरह रखा जाए। कोई लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, डरते फिर दुनिया में। अब मैं हैरान हूं, मैंने आज तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इतना कमजोर नहीं देखा, इतना कमजोर कि वो खुद छुपते फिर रहे हैं इनसे, और बार बार चैलेंज कर रहे हैं खान साहब उनको, बार बार। कभी मिस्टर एक्स है, कभी मिस्टर वाई है, कभी न्यूट्रल्स है, कभी उनको मीर जाफर है। पता नहीं खान साहब मैं तो खैर एक मैं तो अब आपके पास टाइम आ चुका है। मैं पहले कहता था कि अगर हुकूमत में आए तब भी खतरा है, ना खतरा है, ना आए हुकूमत तब भी खतरनाक है। लेकिन वो जिस तरह पंजाबी कह रहे हैं, एक कटा कटी काढ़ ही लो, मैं तो कहना इन्हों खान साहब ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਵੀ ਸੌੜੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌੜੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਝੂਟੇ ਛੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਦਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ पीटीआई वास्ते बड़े बड़े ख्वाब देखते रहे। लेकिन दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। अगर देखा जाए तो अगर चीमा साहब इन्होंने जो पिछले अरसे में जो इन्होंने हरकत आईएमएफ के साथ की है, वो काबिल माफी नहीं है, जो जो कुछ उन्होंने कहा जिन्होंने। डॉक्टर साहब, आपने आईएमएफ का जिक्र किया, मैंने आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो पढ़ी है, और रिपोर्ट में जो आईएमएफ ने की लिखी है, उन्होंने कहा कि जो फरवरी 2022 में जो तब्दीलियां की गई, जो फिस्कल प्रायोरिटीज चेंज की गई, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट जो कि 1-2 दिन पहले आई है, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ताड़ साहब, कौन है पाकिस्तान में जो इमरान खान को पूछे कि तुम अपनी सियासी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए तुमने मुल्क की शक्ल बिगाड़ दी? और ये आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने प्रॉपरली लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने डिस्कस किया, आई थिंक पेज 4 या 5 में वो लिखते हैं इस हवाले से। तो ताड़ साहब, ये कोई पूछ सकता है इनसे कि तुमने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और सब्सिडीज देते रहे और बिजली सस्ती करते रहे? कौन है इनसे पूछ सकते हैं? हम किससे जवाब लें? 75 साल हो गए। चीमा साहब, ये बारूदी सुरंगें जब बिठा कर गए थे ये फरवरी में, ये बारूदी सुरंगें थी ये नई गवर्नमेंट के लिए। इन्होंने इंटेंशनली किया था, 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की थी। मैंने खुद आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें दो चीजें इंतहाई काबिल एतराज हैं और इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अफसोस की बात यह है कि जब एस्टेब्लिशमेंट इनको नहीं पूछ सकती, आपकी अदलिया बहरी गूंगी हो जाती है इनके केस में, तो आके चौथा आदमी कौन से पूछेगा? कौन दूसरा इनसे पूछेगा? ये जो शौकत तरीन साहब की जो निकली है चीज, कुछ उस पर कुछ हुआ है? आज शौकत तरीन साहब ने 2-3 चैनलों पे जाके कह दिया कि ये तो सारी डॉक्टरेट थी, ये सारी जो टेप है ये तो जल ही है सारी, और ये आपके जो लौंडे लपाड़ेंगे तो मानेंगे इस बात को। हाँ जी, ये तो अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया, अमीरुल मोमिनीन, हालांकि इसमें मर्जी शामिल है खान साहब की। ये इनकी कोर कमेटी में बैठ के डिसीजन हुआ था कि आईएमएफ को लिख के लेटर भेजे जाए, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मुझसे मिलने से आधा घंटा पहले उनको आईएमएफ को ये लेटर मिल चुके थे, क्योंकि इन्होंने वायरल कर दिए थे लेटर निकाल के। और बिल्कुल ये बारूदी सुरंगें बिठा कर गए थे आईएमएफ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये अपनी तरफ से पाकिस्तान को तोड़ कर गए थे, ये खत्म कर गए। लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त पॉइंट आ चुका है, इन्होंने किसी दिन इस्लामाबाद चले जाना है, इनको जाने दिया। मैं समझता हूं कि वो कह देना भी रीज ला लेना,
क्योंकि इस वक्त आप जब जनूबी पंजाब में सैलाब में खड़े होकर भी जलसा किया जाए। और दूसरा एक इनका लतीफा सुने, आरिफ अलवी साहब ने बयान दिया कि वो जी मैं सियासी पार्टियों से अपील करता हूं कि वो अपने सियासी जलसे कैंसिल करके सैलाब की तरफ। और आरिफ अलवी साहब, आपकी आंखों, आपको भी नजर की ऐनक लगवा लें, गुजरात में क्या हो रहा है? सियासी जलसा नहीं तो और क्या है? तुर्गोदे में क्या हो, सियासी जलसा नहीं है? जेलम में क्या हो रहा है, सियासी जलसा नहीं है? आप इमरान खान साहब को आपने अमीरुल मोमिनीन बना दिया, वो आप कहते हैं मैं तबलीग कर रहा हूं, जिहाद कर रहा हूं। दूसरी पार्टी अब कर क्या रही, कुछ भी नहीं कर रही, वो तो वैसे ही, वो तो लाचार हैं, बीमार हैं बेचारे, उनके तो पल्ले का कख नहीं है, उनको तो वैसे ही आपने डिपोर्ट कर दिया, वो तो फारग है ना बेचारे। दूसरी ऐसी पार्टियां उनके तो पीछे है ही कुछ नहीं, छोड़े ही कुछ नहीं आपने। आप क्योंकि आपके पास अदालतें भी हैं, आपके पास एस्टेब्लिशमेंट भी डरती फिर रही है, पुलिस वालों की लिस्टें बना बना के आप उनको मारते फिर रहे हैं। 36 SHO परवेज राय साहब ने सस्पेंड किए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने 25 वाले दिन उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया था। 36 SHO, अंदाजा लगे पंजाब के अंदर ये इनके हालात है। आज तक मैंने जिंदगी में इतनी इंतकामी सियासत नहीं देखी थी, ये हालात नहीं देखे थे। लोग फैसले करते थे, चीजें गिरफ्तार होती थी, वही उसी सोसाइटी में रहते थे। अब आप टोल प्लाजों पे लोगों को पकड़ पकड़ के उनके पीछे पड़ते हैं। इनको सबक नजर आ जाना है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने इंपोर्टेड बच्चे जब लेकर बैठ रहे हैं ना डुअल नेशनल टेबल के ऊपर, फिर दोबारा इन्होंने कैबिनेट बनानी है 100 बंदों की, तो इनको समझ आ जानी है सारे बच्चों को, क्योंकि मुल्क के पास तो है ही कुछ नहीं, चलाएंगे किस तरह? थूकाना चलाना ने पाकिस्तान, पूछे बंदा किससे चलाओगे भाई? तार साहब, मैं हाँ। आप यहाँ पे एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। ये पीटीआई वाले आपके इस बात से ही, जो आप उनको लौंडे लपाड़े कहते हैं ना, बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं ताड़ साहब को कहीं हमें सब कुछ कहें, ये लौंडे लपाड़े। नहीं, चीमा साहब है लौंडे लपाड़े ना। देखिए ना, किसी किसी की बच्ची, किसी और औरतों के ऊपर पीछे जाना और गैर मुहज्जब अल्फाज इस्तेमाल करने, कोई जी शऊर आदमी ये कर सकता है? और जिनका फरमा रवा कहता हो रियासत मदीना बनानी है मैंने, जिनका फरमा रवा, जो इनका पीर बादशाह है, उसके हाथ में तस्बीह हो, तो बच्चे देखें वो सारा दिन मेरे मकसद जो गंदी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो गंदे अल्फाज। आज मैं तो उन्होंने आज उन्होंने ये पैगंबर 1 लाख 24 तो 140 करते जे। अल्लाह, उन्हीं को वो ना तो दी आबादी भी पाकिस्तान की 40 करोड़ है। वो तो मेरा मकसद है वो 5 अरब, पता नहीं किसी ने 5 करोड़ क्या होना, उन्होंने 5 अरब कहता थड़ोके के पैसे मेरे समझ से बाहर है। चीमा साहब, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये बिल्कुल ही, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना कोई ड्रामा इतना नहीं देखा, इतना खौफ, ड्रामा, धोखा, फ्रॉड। ये करें तो चोरी नहीं है, दूसरा करे तो डाका है। मेरी समझ से बाहर है कि इनकी अपनी हर चीज जायज है, दूसरे लोगों की नहीं है। मेरा जिस तरीके से खुद इनका फॉरेन फंडिंग है, तोशा खाना है, वो 400 एकड़ जमीन उतो पी गए तुसी मेरा मकसद मलक रियाज को लेके, वो नहीं है। और मैं हैरान हूं कि खान साहब में, मुझे तो अगले दिन इस चीज का जब चीजें बाहर निकल रही हैं कि पिछले वो आईएसआई जो थे वो उनको निकाला, इन्होंने कहा कि वो फराग होगी मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली में इंटरफेयर कर रहे हैं। और मैं हैरान हो गया हूं कि वो बेचारे आईएसआई के जो पिछले चीफ थे, जिसको जिनको इन्होंने बड़ा अजीब तरीके से निकाला, वो हाफिज कुरान शरीफ आदमी था, वो जो अब लिस्ट में आगे चीफ बनने के लिए। मेरे पास खान साहब डर रही दुनिया इस बार, वो घबराते फिर रहे हैं। खान साहब का ना लेके बंदे जो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अभी आया, शाम को आया कि अभी आया, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, सारे डर रहे हैं पूरा। मैं तो कहता हूं बिल्कुल इस वक्त पीटीआई वालों को दिल ये करता है कि पाकिस्तान में हम सारे हो, बाकी दुनिया नाच दे। तो मेरे ख्याल में ये दिस इज, इफ दिस इज व्हाट दे वांटेड, लेट देम हैव इट। मेरे ख्याल में वो पॉइंट आ चुका है इस वक्त कि आपको निकलना होगा। आप सब जो जो पीटीआई को नहीं है, आप या तो फिर आसपास किसी दूसरे मुल्कों में चले जाएं, कोई पॉलिटिकल असाइलम ले लें, क्योंकि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं लग रहे आने वाले दिनों में। क्योंकि एक के बाद दूसरा तूफान आ रहा है। पहले अब कोविड आप मार गया आपको, फिर डॉलर, और आज आपका सैलाब। और उसके बाद ये कि आप अभी तक, मेरा मकसद है कि आपने सैलाब का अभी उसका असली रूप आपने देखा नहीं है चीमा साहब। जब आलू टमाटर तक चीजें ये जब इंडिया से आएंगी, इंडिया से अगर उन्होंने दी तो, अगर आपका उनसे चला तो, वरना आपका जो प्लान बी है दुबई से लाना जहाजों पे अंडे टमाटर, तो फिर उसकी कीमत भी उसी हिसाब से होगी। जहाजों पे जो चीजें आती हैं उनकी कीमतें कोई इतनी नहीं होती कि वो आप अफोर्ड कर सकें। तो अभी एक तूफान आना है, दूसरा तूफान इसकी बीमारियों का तूफान है। आपका गंदम, आप अंडे टमाटरों की, आप टमाटर प्याज की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गंदम कहां से आएगी। गंदम तो पहले आप इंपोर्ट करते हैं। तो और ये पैसे आईएमएफ वाले तो निकल, आधे तो निकल निकाल गए होंगे, वो चले होंगे
ट्यूशन फीसें ड्यू थी, किस्तें ड्यू थी, घर कई लेने थे आपके रूलिंग रेट में। दुबई की प्रॉपर्टियां सुना फिर महंगी होनी शुरू हो गई हैं, लंदन में भी सुना प्रॉपर्टी में जो शुरू हो चुकी है आपकी वजह से। तो चलें यही करें फिर, आप इसके बगैर तो अब मेरा ख्याल है ज्यादा दिन दूर नहीं है। जिस तरीके से खान साहब कहते हैं ना मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मैंने अगले दिन किसी ने मुझे टेप भेजी है कि खान साहब कहते थे, जहां जाते थे लफ्ज इस्तेमाल करते थे, मैं लाहौर बंद कर दूंगा, मैं फैसलाबाद बंद कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। खान साहब चलाने की बात करो यार, को आगे का रास्ता देखो, आप बंद करने को फिर रहे हैं हर चीज को, लोग खोलने को फिर रहे हैं। तार साहब ये तो हम जिस मुश्किल में फंसे हैं, फंसे हैं। एक इंडिया बड़ी इकोनॉमी होना, चाइना बड़ी इकोनॉमी होना, इसका एक हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना चाहिए था कि दो बड़ी इकोनॉमीज हैं और साढ़े पंजाबी मुहावरा है ना, वो आंदे ने शरीकां दा मुंह लाल होवे तो अपना पिट के कर लेता है। मतलब ये कि बंदा मेहनत करता है, दूसरों को देख के करता है। तार साहब आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है। सुनने में आया है कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो तार साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है। डीएनए एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? तो मैंने उनके बारे में बड़ा उनके बारे में मैंने मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार अगे बड़े ने सीईओ इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात ये है सर, उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। और उनका हमारा आज, पहले मैं जब जवान हो रहा था चीमा साहब, बचपन में पढ़ रहा था, हर किसी से पूछा जाता वो क्या बनना है, वो कहते थे जी मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसमें डॉक्टर शार्ट थे, पैसे अच्छे बनाते डॉक्टर। उसके बाद हमारे डीएमजी ग्रुप वाले सीएसएस करके वो छापने लग गए पैसे, तो इस वक्त हर बच्चा कहता था जी मैंने डीएम, और डीएमजी तो थोड़े से होने यार। अच्छा उसके बाद आईटी का तमाशा चला कुछ दिहाड़े, तो वो कुछ दिन तो उनके पीछे पड़ गए। आज तक किसी ने कभी सोचा कि मैंने तालीम भी लेनी है तालीम याफ्ता बनने के लिए? हमने जब तालीम को ज़रब दे दी है डॉलरों के साथ कि इसके बाद बनना क्या है, अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। और बल्कि ये भी नहीं अच्छी गाड़ी अच्छा घर, हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापडा क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल वो अच्छे पैसे कमा रहे हो, दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग पीएचडी करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। हमारा होता है कि हम पीएचडी करके देखो ये बनता की निकलता की, ये पैसे क्या बात, पैसे 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 बस, समझ तो बात है। वो ये बात सारी बात है, ये पहे 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 जो है ना, ये वो कहते ने भुख है एडी जल्दी सौखी जो है ना वो नहीं जानी। तो चीमा साहब मेरे वाले साहब 2 चीजें कहते थे बेटा, एक तो पंजाबी का मुहावरा वो कहते ढिड भर गया अखां नहीं पियां रजदियां, एक ते ये ते दूजा हड्डियां दी भुख नहीं जाती, हड्डियां च भुख रही रहती है। आप चाहे आपके पास मिलियंस बिलियंस बैंकों में पड़े हों, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग होटलों में जाते हैं तो कॉन्डिमेंट्स उठा के जेबों में डालते हैं, टिप देने के लिए वो पीछे हट जाना, वेटर्स के साथ बदतमीजी करनी, तो बैंक मिलियंस पड़े होते हैं। लेकिन और मेरे वाले साहब थे वो ये फरमाते थे कि 3 नस्लों में तालीम खुल के आए, 3 नस्लों में फिर नफासत आती है, या 3 नस्लों में पैसा खुल के आए तो फिर नजाकत आती। तो हमारा वो अभी सिलसिला है, प्रोसेस उसमें गुजर रहे हैं। लेकिन हम 1947 से हमारी भूख नहीं जा रही, हम वी आर सेल्फ सेंटर्ड लोग। और दूसरा इसमें मैं पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी लीडरों को ब्लेम करूंगा।
लीडर रोल मॉडल होते हैं। आप देखें, महात्मा गांधी लीडर थे, वो भी लंदन से पढ़कर आए थे। किस तरीके से आके उनका हुलिया देखे कि वो किन लोगों के लीडर हैं, उन्होंने उसी तरह अपना रूप बना लिया था। आप नेहरू के बारे में बायोग्राफी उनकी पढ़ के देखें। हमारे कायदे आजम के बाद कोई दूसरा लीडर बताएं जिसने आज तक हमें लीड किया हो, जिसने आज तक डायरेक्शन दिखाई हो। और हमने कायदे आजम के साथ क्या किया, हमने मोहतरमा फातिमा जना के साथ क्या किया। हमारे कायदे आजम सिर्फ 1 साल भी नहीं गवर्नर जनरल रह सके। हमने उनकी डायरेक्शंस, उनकी तालीमात को छोड़ दिया। हमने अपने इस्लाम को डिरेल, हम अपने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। हम उसकी फिलॉसफी को छोड़ के उसके रिचुअल पे जोर ज्यादा है। लेकिन ये मैं इसमें यही कहूंगा कि हमारी लीडरशिप का जो है, लीडर अब देखें, जिस तरह लोग कहते थे अगले दिन भी कोई लुफाकी, ये बात तो ठीक है कि कायदे आजम या महात्मा गांधी लंदन से भारत आए थे या पाकिस्तान आए थे, हमारे लीडर यहाँ से लंदन चले जाते हैं। हमारी डायरेक्शन चेंज कर ली। लोग बाहर से आके अपने मुल्कों को तालीम ला के सर्व करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान से निकल के लंदन जा चुके हैं। गोरे भी बेचारे परेशान होते उनके ना, लोगों को जान छुड़ा के ऐसा साढ़े पीछे आ गए ना। तो बिल्कुल सही बस कह रहे हैं कि ये एक बड़ी मुश्किल जो स्टेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें बड़ी मुश्किल है अभी। और जिस तरह आपने शुरू में कहा था तार साहब कि हमारे लोग, आज इमरान खान साहब ने कहा है ये तो बहुत अच्छा हुआ सैलाब आए हैं पाकिस्तान में, आइंदा गंदम की फसल अच्छी होगी। तो और बिल्कुल दूसरा ये इनको ये है कि ये जो पैसा आ रहा है इसी से सड़कें बनाएंगे, लोगों को गैर तमीर करेंगे और अगले साल लोगों से वोट ले लेंगे। ये तो सियासतदानों के लिए नहीं, बहुत नहीं, नहीं चीमा साहब, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इससे सड़कें बनाएंगे। ये आपकी रूलिंग एलीट इतनी भूखी इस वक्त बैठी है, मैं हार्डली समझूंगा 10 से 15% इसमें से निकलेगा पैसा इस्लामाबाद से बाहर। बाकी फौरन वापस आएगा, लंदन आएगा वापस और दुबई जाएगा। जितनी मैं, क्योंकि मैं मिल चुका हूं, बातें कर चुका हूं, हमारी रूलिंग एलीट जो है वो इतनी, इस वक्त उनको इतना पैसा चाहिए आप सोच नहीं सकते। आपके सियासी रूलिंग एलीट, उसमें सारे आपके जो रूल करने वाले हैं, आपके चलाने वाले ब्यूरोक्रेसी और सारा कुछ, सारे भूख से वो आंदे ना, भुख ना सूझे पैन, इन्होंने सारे ने पैसा, इन्हें चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, और इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है इस पैसे को लूटने के लिए। बल्कि आप ये देखेंगे इनकी लड़ाइयां शुरू हो जानी पैसे से, क्योंकि इनके हालात इतने हैं। ये लड़ेंगे डॉलरों के पीछे, जो IMF के जा रहे हैं, जो एड के जा रहे हैं, इसमें से हार्डली 10 या 15% वो भी स्लिप होकर निकलेगा वहां से, वरना इनकी इंटेंशंस नहीं होगी। मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल पता चल रहा है। बल्कि लड़ाइयां, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं पहले ऑलरेडी आपके रूलिंग एलीट के अंदर, कि हमने किस तरीके से पैसा हड़प करना ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पाकिस्तानी अवाम पे होना है और फसलें भी नहीं होनी, महंगाई भी होनी है, बाहर से भी कोई पैसा नहीं आ रहा और कर्जे हैं जो कि चढ़ते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है। अल्लाह करे अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो और सियासतदान लड़ना बंद करें ताकि हम किसी रास्ते की तरफ चल पड़े। थैंक यू वेरी मच सायद साहब। है। आपके जो ख्यालात होते हैं हमेशा लोगों को दिल को लगते हैं, बिकॉज वो ऐसे ही लगता है कि जैसे अब गरीब आदमी की, एक ऐसे बेजुबान शख्स की आप जुबान बोल रहे हैं जो कि जारी बात है लाखों लोगों की आवाज है। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर योर टाइम। हाँ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद।